हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, जिसमें हमारा 3rd चैप्टर चल रहा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी धातु और अधातुओं की बात हम यहाँ पर कर रहे थे। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर धातु और अधातुओं के बारे में पढ़ ली थी, जैसे धातु आपके क्या होते हैं, अधातुएं क्या होती हैं, दोनों में अंतर आप लोगों ने देख लिया था। साथ ही उनके गुण धर्मों की बात की थी, प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की थी। वहीं केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने अलग अलग चीज़ों से उसकी रिएक्शन देखी थी। और यहाँ पर क्या बोला था कि मेटल जब आपके नॉन मेटल से रिएक्ट करेंगे तो किस तरह से अभिक्रिया करते थे। ठीक है, तो वो हमने देखा था, उसी को एक बार रिवाइज करेंगे और फिर कुछ नए टॉपिक्स को आज पढ़ेंगे। ओके, तो हमने क्या देखा था कि जो आपका रिएक्शन हो रही थी मेटल्स और नॉन मेटल के बीच में, एक धातु और अधातु जब आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं तो हमने क्या कहा, वो आयनिक कंपाउंड्स बना रहे थे। जैसे आपने Na और Cl का यहाँ पर देखा कि Na आपका क्या बनाता है, Na पॉजिटिव आयन देता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, डोनेट कर देता है, त्याग देता है, और धनायन वहां पर बना रहा था सोडियम का। और Cl क्लोरीन क्या कर रहा था, निगेटिव आयन बना रहा था, Cl निगेटिव। ठीक है, तो Na आपका पॉजिटिव हो गया, Cl आपका क्या हो रहा था, निगेटिव हो रहा था। और पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है, आकर्षण बल कार्य करता है, जिस वजह से वो दोनों क्या कर रहे थे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे और आपस में एक साथ रह रहे थे। और कौन सा कंपाउंड बना रहे थे, NaCl बना रहे थे, जो कि आपका क्या है, एक आयनिक कंपाउंड या आयनिक यौगिक है। ठीक है, इस तरह से हम किसको देख रहे थे, NaCl को देख रहे थे। NaCl में जो आपका Na है यानी सोडियम है, वो एक क्या होती है, धातु होती है। ठीक है, और धातु में गुण पाया जाता है, प्रवृत्ति पाई जाती है कि इलेक्ट्रॉन को त्यागने की और अपने आप पे धनावेश लाने की। ठीक है, जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो उसके बाद उस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो Na भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके अपने आप पे पॉजिटिव चार्ज ले आता है। वहीं पर क्लोरीन क्या है आपका, जो Cl है, वो एक अधातु है। और अधातुओं पर कैसा गुण पाया जाता है, उनकी प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की। और ग्रहण करके चूंकि इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ गई है, यानी निगेटिव चार्ज की मात्रा बढ़ गई है, तो अधातु अपने ऊपर क्या ले आते हैं, निगेटिव चार्ज ले आते हैं। इसी वजह से यहाँ पर क्लोरीन भी क्या कर रहा है, आपका Cl निगेटिव बना रहा है। ओके, इस तरह से तो Na ने क्या बनाया, Na पॉजिटिव बनाया, वहीं Cl ने क्या बनाया, आपका Cl निगेटिव बनाया। दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, क्या हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। ठीक है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, क्लोरीन को दे दिया। Na ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया Cl को। ओके, इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से दोनों के बीच में बॉन्डिंग होती है। ठीक है, बंध बनता है, और वो बंध कौन सा होता है, आयनिक बंध या आयनिक बॉन्ड वहां पर बनता है। तो इस तरह से आयनिक बंध या आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन क्या निकल के आती है कि इस प्रकार का बंध जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, स्थानांतरण होता है, उसको क्या कहा जाता है, आयनिक बंध कहा जाता है या आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। जहां पर आपका क्या होता है, धातु जो होती है वो अधातु को क्या देती है, इलेक्ट्रॉन देती है। ठीक है, या उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है, इसी को क्या कहा जाता है, आयनिक बॉन्डिंग कहा जाता है। और आयनिक बॉन्डिंग के थ्रू जब कोई आपके आयन्स जुड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड्स यानी आयनिक यौगिक बनाते हैं। इतना आप लोगों ने पढ़ लिया था। यहाँ पर हमने देखा कि ना जो सोडियम है उसके पास आपके 11 इलेक्ट्रॉन है और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 था। ठीक है, ये अपना ये लास्ट वाला एक इलेक्ट्रॉन जो M कक्षा में है वो किसको दे देता है, क्लोरीन को ट्रांसफर कर देता है। इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है, 2 8 7 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इस वाली कक्षा में एक और इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो 8 हो जाते हैं, 2 8 8 यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। तो अभी जब इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके पास कितने रह गए, 2 और 8 रह गए 10 सोडियम के पास। इसी वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ओके, और Cl ने क्या कर लिया, एक और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो अभी उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या रह गया, 2 8 8 हो गए। दोनों के अष्टक पूरे हो गए, दोनों स्टेबिलिटी को प्राप्त करेंगे, लेकिन उन पर क्या आ गए, चार्जेस डेवलप हो गए, या आप क्या कह रहे हैं वहां पर, वो आयंस में कन्वर्ट हो गए, पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन। ओके,
इतना आपको समझ में आता है। यहाँ आपको जहाँ 3 कक्षाएं दिख रही थी Na के केस में, ये KLM 3 कक्षाएं दिख रही थी। अभी लास्ट वाली कक्षा से 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया है आपका, तो सिर्फ 2 ही कक्षाएं बच गई हैं, K और L। ओके, K में आपके 2 इलेक्ट्रॉन है और L में आपके 8 इलेक्ट्रॉन है। ओके, वहीं पर Cl की बात करते हैं तो Cl यानी क्लोरीन में आपके 3 कक्षाएं थी पहले, KLM। K में आपके 2 इलेक्ट्रॉन थे, L में आपके 8 इलेक्ट्रॉन थे और M में 7 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, बाद में जब वो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसकी जो M कक्षा है उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ओके, इतना आप लोगों ने देखा था। इस तरह से आयनिक बॉन्डिंग हो रही थी किस किस के बीच में, Na और Cl के बीच में। तो यहाँ पर किसका उदाहरण ले रहे थे हम, NaCl का उदाहरण ले रहे थे। उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने देखा था, KLM 3 आपके कक्षाएं थी, 2, 8, 1, जिनमें इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे थे। हमने क्या बोला कि M से हमने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, या सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। ठीक है, फिर उस केस में कितनी कक्षाएं रह जाएंगी, 2 ही आपकी कक्षाएं रह जाएंगी, K और L। K में आपके 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और L में आपके 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। ठीक है, और इस तरह से आपके सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। ओके, ये आपका क्या होता है, स्ट्रक्चर बनाता है, इस तरह का क्रिस्टल बनते हैं NaCl के, जहां पर Na पॉजिटिव आयन Cl के निगेटिव आयन से घिरा हुआ रहता है, या Cl का जो निगेटिव आयन है वो Na के पॉजिटिव आयन से घिरा रहता है। ओके, ये हमने पढ़ लिया था। साथ ही हमने क्या बोला था कि जो आपके Na और Cl है, ठीक है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, दोनों का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, या दोनों इस तरह से पाए जाते हैं कि उनमें एक तो स्पेस बहुत कम होगा दोनों के बीच में, जिससे आपको दिख रहा है। दूसरा, अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होगा, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, जिस वजह से ये दोनों टाइटली बॉन्डेड होंगे। ओके, क्लोरीन की बात हमने कर ली थी कि 2, 8 और 7 इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जहां पर 7 इसके M वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे, और जब उसमें एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो वो कितने हो जाएंगे, आपके 8 हो जाएंगे, यानी उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरह से जो बॉन्ड बनते हैं उनको हमने क्या बोला था, आयनिक बॉन्ड बोला था, या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोला था। और साथ ही इन कंपाउंड्स को क्या बोला जाएगा, आपका आयनिक यौगिक, आयनिक कंपाउंड, या फिर विद्युत संयोजक यौगिक, या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स इनको कहा जाता है। ओके, लास्ट सेशन में हमने आयनिक कंपाउंड जो पढ़े थे उनके गुण धर्मों की बात की थी कि उनके गुण धर्म क्या होंगे, प्रॉपर्टीज क्या होंगी। तो पहले हमने सबसे पहले उनके भौतिक गुणों की बात की थी, जिसमें आपका पहला आता है भौतिक प्रकृति या क्रिस्टलाइन नेचर और फिजिकल नेचर उसका कैसा होगा। तो किस तरह से आप देखते हैं, आपने देखा कि Na पॉजिटिव बना रहा था, Cl नेगेटिव बना रहा था। NaCl का एग्जांपल लेके चल रहे थे, वहां पर आपने कहा कि चूंकि Na आपका पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, ऑपोजिट आयन से दोनों अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, तो दोनों टाइटली बॉन्डेड रहेंगे। ओके, बहुत ज्यादा स्पेस दोनों के पार्टिकल्स के बीच में नहीं होगा। तो इस केस में ये सारी प्रॉपर्टीज और ये सारे और जो आपके फीचर्स कह सकते हैं आप, वो कौन सी स्टेट में पढ़ रहे थे आप, सॉलिड स्टेट में, जहां पर आप क्या बोल रहे थे कि जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है, स्पेस कम होता है, और इस वजह से अट्रैक्शन फोर्स जो होता है उनके बीच में वो स्ट्रांग होता है। ओके, यही यहाँ पर अभी हमको देखने को मिल रहा है कि NaCl में भी जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत स्ट्रांग है, और साथ ही उसके बीच में स्पेस कम। इस वजह से यहाँ पर आयनिक यौगिक की जब हम बात कर रहे हैं तो वो भी आपको सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था में देखने को मिलते हैं। ओके, दूसरा हमने क्या कहा कि स्पेस उनके बीच में कम है, स्पेस कम है तो आप उनमें संपीड्यता उनमें कम देखने को मिलती है, यानी अगर उनको प्रेशराइज करेंगे तो वो दबाव महसूस नहीं करते। जैसे अगर ये पेन है हमारे पास, इसको अगर हम दबाएंगे, प्रेशराइज करेंगे तो ये दबेगा नहीं नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, इसी की जगह अगर हमारे पास कॉटन होती इतनी तो हम उसको इजीली प्रेशराइज कर लेते। ओके, या कोई गैस है उसको हम प्रेशराइज कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि उसके पार्टिकल्स दूर दूर स्थित रहते हैं। ओके, आयनिक यौगिक के कंपाउंड केस में आपके जो क्या है पार्टिकल्स हैं वो पास पास होते हैं, तो उनको और क्या नहीं कर सकते, प्रेशर लगा करके पास नहीं लाया जा सकता, यानी उनका शेप या साइज जो है वो चेंज नहीं किया जा सकता नॉर्मल कंडीशन। ओके, तो इस तरह से उनमें किसका गुण पाया जा रहा है, यानी कि वो कैसे होंगे, हार्ड होंगे,
कठोर होंगे। ओके, तीसरा हम कहते हैं इसमें फिजिकल, जो आप नेचर की बात कर रहे हैं कि जब उन पर ज्यादा दबाव डाला जाएगा, नॉर्मल दबाव की बात की, नॉर्मल प्रेशर की बात की, उसमें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर ज्यादा दबाव डालेंगे तब क्या होगा, तो तब वो क्या कर जाते हैं, टूट जाते हैं। और टूटना या चूरा होना, उसको क्या कहा जाता है, आपका भंगुरता का गुण कहा जाता है, ब्रिटलनेस जिसे हम कहते हैं। तो आपके जो यौगिक होते हैं, कैसे आयनिक यौगिक या आयनिक कंपाउंड्स, वो कैसे होते हैं, भंगुर होते हैं। जैसे आपने नमक देखा है NaCl, या तो वो आपको सॉलिड स्टेट में मिलता है, और अगर उसको प्रेशराइज कर देते हैं तो उसके क्या हो जाता है, चूरा हो जाता है। कैसे फॉर्म में मिलता है आपको, क्रिस्टलाइन, सिंपल क्रिस्टलाइन फॉर्म में आपको वो देखने को मिलता है। ओके, तो पहली प्रॉपर्टी ये हो गई थी आपकी आयनिक यौगिकों की। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी थी आपकी गलनांक और क्वथनांक। जब हम अट्रैक्शन फोर्स की बात कर रहे हैं कि अट्रैक्शन फोर्स आयंस के बीच में बहुत ज्यादा उसका क्या है, वैल्यू है, तो उनको बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए भी एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी। बॉन्ड्स को तोड़ेंगे तभी वो क्या करेगा, अपनी स्टेट में चेंज लाएगा, स्टेट में क्या करेगा, परिवर्तन करेगा। अगर वो सॉलिड यानी ठोस अवस्था में है तो उसको जब भी हम हीट देंगे, टेम्परेचर देंगे, टेम्परेचर ज्यादा देंगे, तभी वो क्या होगा, आपका द्रव अवस्था में कन्वर्ट होगा, यानी उसका गलनांक क्या हो गया, ज्यादा हो गया उस केस में। ओके, और वहीं अगर वो द्रव अवस्था में बदल गया है तो उसको उतना ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा कि वो बॉईल होना स्टार्ट करे, देन किस में कन्वर्ट हो, आपके गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो सके। ओके, तो यानी उसका क्वथनांक भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो उन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। दैट मीन्स कि वहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है, टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं किसके, आपके आयनिक यौगिक के या आयनिक कंपाउंड के, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स वो बहुत ज्यादा होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा तापमान पर वो पिघलते हैं या फिर उबलना शुरू करते हैं। ओके, उबलने का मतलब है कि जब वो स्टेट में कन्वर्जन लाएगा अपने। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया था। दो प्रॉपर्टीज यहाँ पर हमने देख ली। तीसरी प्रॉपर्टी आपकी क्या थी, घुलनशीलता थी, यानी सॉल्युबिलिटी की बात की जा रही थी, विलेयता की बात की जा रही थी। चूंकि आपका क्या है, NaCl एक पोलार कंपाउंड है। तो इस तरह से NaCl पर हम क्या कह रहे थे कि पोल्स का मतलब क्या है, उस पर पॉजिटिव आयन, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आपका आ रहा था, पोल्स वहां पर बन रहे हैं। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं केमिस्ट्री में कि पोलार डिजोल्व पोलार्स एंड नॉन पोलार डिजोल्व नॉन पोलार्स। ठीक है, यानी जो पोलार्स आपके कोई भी मॉलिक्यूल हो गया, कंपाउंड हो गया, वो पोलार सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा, और दूसरा आपका क्या है, अगर नॉन पोलार सोल्यूट है तो वो नॉन पोलार में सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा। ठीक है, तो जो हम यहाँ पे पोलैरिटी की बात करते हैं कि NaCl एक पोलार कंपाउंड है, उसमें Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव इस तरह से आपके आयंस बन रहे हैं, तो वो पोलार सॉल्वेंट में तो डिजोल्व होगा, लेकिन जो नॉन पोलार सॉल्वेंट्स है उनमें डिजोल्व नहीं होगा, यानी कि उनमें अघुलनशील रहेगा। तो पोलार सॉल्वेंट आपका क्या होता है, जब वाटर की बात करते हैं तो वाटर भी एक पोलार सॉल्वेंट होता है, उसमें H+OH नेगेटिव इस तरह से निकलते हैं। तो वो क्या करता है, वो अपने आप में NaCl यानी जो आयनिक कंपाउंड है उसको डिसॉल्व कर लेता है। कौन, वाटर। तो पानी में हम क्या देखते हैं कि पानी में तो ये घुलनशील होते हैं, इसके अलावा अन्य जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं या कार्बनिक क्या कहेंगे आप, विलायक कहेंगे जी। ठीक है, वो कैसे होते हैं, नॉन पोलार होते हैं, और इस वजह से वो क्या नहीं करते, उनमें जो क्या होता है आपका आयनिक यौगिक होता है वो घुलता नहीं। किसमें, कार्बनिक जो आपके विलायक होंगे यानी कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसीलिए क्या कहा गया है यहाँ पर कि वैद्युत संयोजक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं, तथा केरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलायक या फिर जो अन्य क्या होते हैं आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें क्या नहीं होते, घुलनशील नहीं होते या फिर अघुलनशील होते हैं। ओके, तो ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी हो गई थी। फोर्थ प्रॉपर्टी थी आपकी विद्युत चालकता यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात आप करते हैं कि इनमें आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है या नहीं होती है। तो NaCl में आपके आयंस तो होते हैं, लेकिन जब वो सॉलिड स्टेट में होता है तो उसको चलने के लिए जगह नहीं मिलती, वो क्या रहते हैं, दृढ़ अवस्था में वहां पर रहते हैं Na और Cl दोनों।
ठीक है। तो जब चलने के लिए उनको मिलेगा नहीं या फिर वो चलेंगे नहीं, तो उस केस में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी या वो कंडक्ट नहीं करेंगे। तो सॉलिड स्टेट में आपका जो क्या होगा, आयनिक कंपाउंड होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देता है। लेकिन जब भी वो मॉल्टन स्टेट में आती हैं, गलित अवस्था में आती हैं, तभी क्या करेंगी, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देंगी या वहां पर कंडक्ट करेंगी इलेक्ट्रिसिटी को। ओके, ये हमने यहाँ पर पढ़ा था। ओके, तो आपको होपफुली सारे आयनिक कंपाउंड्स के जो हमने गुणधर्म देखे वो अच्छे से समझ में आए होंगे। ये लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था, एक बार मैंने आपको फिर से रिवाइज करवा दिया है। किसी बच्चे का कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो वो आप लोग पूछ लेंगे। ओके, अभी जिन मेटल्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, वो मेटल कहाँ से प्राप्त हुए, कहाँ से निकले, वो सब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। आपने कहा कि धातुएं यहाँ अर्थ पर मिलती हैं, धरती पर ही कहीं ना कहीं पर हमें प्राप्त होती हैं। जब हम मेटल की बात करते हैं कि हम कहीं पे खुदाई करेंगे तो वहां पे हमें सोना मिल जाएगा, सोना हमारा मेटल है। कहीं और पर खुदाई करेंगे, वहां पे हमें लोहा मिल जाएगा, आयरन, वो भी क्या है, आपका मेटल है। कहीं से हमें प्लेटिनम मिल गया और कहीं से हमें कोई और धातु मिल गई। तो ये सारी धातुएं हैं जो हमें अर्थ सरफेस से मिल रही है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि सारी धातुएं आपको अर्थ की क्रस्ट में या फिर उसके नीचे कुछ गहराई पर मिल रहे हैं। तो ये यहाँ पर कहाँ से आई, जब आप क्या कहते हैं, आप अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, धरती के बारे में पढ़ते हैं कि बहुत सालों पहले, कई हजार लाख वर्ष पूर्व जब धरती की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है, तो वो कैसे, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी, आप कहते हैं कि कोई तो सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ था, विस्फोट हुआ था एक, जिसके कारण की स्टार्स बने थे और अर्थ भी उसमें एक स्टार की ही तरह था। ठीक है, उसकी उत्पत्ति भी वहां पर हुई। तो जब भी क्या हुआ, सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ, तो उस टाइम पर क्या हुआ, सुपरनोवा एक्सप्लोजन में बहुत सारे मेटल्स भी क्या हुए, इस तरह से बाहर निकले और बिखरे, और कहाँ बिखर गए, अर्थ की सरफेस पे बिखर गए। ओके, अर्थ की सरफेस पे बिखर गए, टाइम बीतता गया। ठीक है, इसको इस तरह से समझिए, क्या कहा हमने, आपका सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ और सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद क्या हुआ होगा, यहाँ अलग अलग तरह के आपके मेटल्स निकले होंगे। ठीक है, ये आयरन निकला होगा, कहीं से आपका गोल्ड निकला होगा, ठीक है, कहीं आपका कॉपर निकला होगा। तो इस तरह से अलग अलग मेटल्स आपके सुपरनोवा एक्सप्लोजन से निकले होंगे। ठीक है, फिर हम क्या कहते हैं कि अर्थ की सरफेस पर, ये अर्थ की सरफेस रही होगी, यहाँ ये सारे क्या हो गए, बिखर गए। ठीक है, अब धरती इतनी बड़ी है, पूरे विश्व की बात करते हैं, तो कहीं आपका सोना गिर गया, कहीं आपका लोहा गिर गया, कहीं आपका प्लेटिनम गिर गया। ओके, इस तरह से कहीं मैग्नीशियम गिर गया, अलग अलग धातुएं आपकी अलग अलग जगह पर गिर गई, और उसी के आधार पर हम क्या देख रहे हैं आज का अभी, कि किसी जगह पर कोई मेटल बहुत अधिक मात्रा में मिलता है, ठीक है, और कहीं पर बहुत कम मात्रा में मिलता है। तो इसी सुपरनोवा एक्सप्लोजन के कारण वो अर्थ की सरफेस पे आ गए, यहाँ आपका क्या आ गए, अलग अलग धातुएं आ गई। अब धीरे धीरे क्या हुआ, अर्थ पर जीवन शुरू हुआ। ठीक है, पेड़ पौधे उगे, उसके बाद वो पेड़ पौधे क्या हुए, समाप्त हुए। ठीक है, क्या कहा हमने, इस तरह से सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद अर्थ की सरफेस मान लीजिए ग्रीन कलर, और इसके ऊपर ये सारी मेटल्स आ गई हैं, अलग अलग मेटल्स, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग जगह पर इस तरह से आपको दिख रही। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर अर्थ पर जीवन शुरू हुआ, जीव जंतु पेड़ पौधे सब उगने शुरू हुए। फिर क्या हुआ, एक टाइम आया, उन्होंने अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करी, और वो पेड़ क्या हो गए, सूख गए या मर गए, जीव जंतु मर गए। मरने के बाद क्या हुआ, उनका यहीं रह गए, धरती पे ही तो रहेंगे, मरने के बाद तो कहीं और जाएंगे नहीं, यहीं धरती पर रह गए। यहाँ उनका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो गया, वो फॉसिल्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गए। धीरे धीरे क्या हुआ, फिर आपका कहीं बारिश हुई, मिट्टी आई, कहीं से बाढ़ आई, तो इस तरह से यहाँ लेयर्स बनती चली गई, यानी इनके ऊपर अब क्या चढ़ने लग गई, परतें चढ़ने लग गई अलग अलग चीजों की, कहीं मिट्टी की, कहीं आपके जीव जंतु मरे, कहीं पेड़ पौधे मरे। ठीक है, कहीं पर कोई प्राकृतिक आपदा आई जिसकी वजह से इनके ऊपर लेयर्स बनती चली गई, और ये देखा गया कि ये कई हजार या कई 100 फीट नीचे पाए जाने लगे।
ओके। जब इनके ऊपर परतें चढ़ती गई इस तरह से, अब मान लीजिए कि हम अर्थ की इस वाली सरफेस पे हैं, यहाँ पर नया जीवन चल रहा है, यहाँ पेड़ पौधे भी हैं, यहाँ घर भी हैं, यहाँ कोई इंसान भी है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ जीवन शुरू हो रहा है। और जब पहले की बात कर रहे हैं हम, जब सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ होगा इतने सालों वर्ष पूर्व, तो वहां पर आपके यहाँ मेटल की ये अर्थ की लेयर थी, जहां पर जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन से आपकी धातुएं निकली थी वो इस सरफेस पे आ गई थी। अभी हमने क्या बोला, पेड़ पौधे मरे, इन्हीं के ऊपर गिर गए, उनका अपघटन हुआ, फॉसिल्स यहीं पर बने, फिर उसके ऊपर क्या आई, धीरे धीरे कहीं से पत्थर टूटे होंगे, मिट्टी में कन्वर्ट हुए होंगे, उनकी लेयर्स आई, बारिश हुई, कहीं से बाढ़ के कारण पानी के साथ मिट्टी बह के आई, तो लेयर्स बनती चली गई इस तरह से, और अभी इतनी सारी लेयर्स बन गई, ठीक है। इतनी लेयर्स के नीचे ये मेटल अब पाया जा रहा है, ओके। तो क्या हो गया, अभी आपको जो मेटल है, धातु है, वो कहाँ से मिल रहा है, इस क्रस्ट वाली लेयर से ही मिल रहा है, पर थोड़े नीचे में मिल रहा है, ठीक है। तो अलग अलग जगह पर आपको क्या दिखाई देती हैं, मेटल्स या धातुएं इस तरह से दिखाई देती हैं। कुछ क्रस्ट की ऊपर ही लेयर पे होती हैं, कुछ थोड़ा नीचे गहराई में पाई जाती है, ओके। तो इस तरह से धातुएं आपकी बनी होंगी। तो क्या कह रहे हैं, पृथ्वी की भूपर्पटी धातुओं का मुख्य स्रोत है। भूपर्पटी यानी ये क्रस्ट वाली जो हम लेयर की बात कर रहे हैं, यहीं पर ज्यादातर क्या मिलते हैं आपको, धातुएं देखने को मिलती, ओके। समुद्री जल में भी सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि जैसे कुछ विलेय लवण उपस्थित रहते हैं। ये तो हमने पृथ्वी की बात कर ली कि आपकी अर्थ की सरफेस में जो मिट्टी वाला पार्ट है उसमें ये सब होगा, लेकिन जो पानी वाला पार्ट है, जहां पर आपका समुद्र है, उसमें भी कुछ ना कुछ धातुएं होंगी। तो वो धातुएं अपने लवणों के रूप में वहां पर पाई जा रही है, ठीक है। तो धातु क्या हो गई, सोडियम धातु हो गई, वो क्लोराइड के रूप में, अपने लवण के रूप में पाई जा रही है। मैग्नीशियम आपकी धातु हो गई, वो भी अपने लवण के रूप में वहां पर पाई जा रही है, कहां पर, समुद्र में, ओके। तो कितनी चीजें समझ में आई कि धातु कहां पर मिल रही है आपको, अर्थ की सरफेस वाला जो मिट्टी वाला क्षेत्र है वहां पर भी मिल रहा है, और समुद्र जो पानी वाला भाग है वहां पर भी आपको धातुएं देखने को मिल रही है, ठीक है। अर्थ की सरफेस यानी जो हम मिट्टी वाला क्षेत्र कह रहे हैं, वहां पर क्रस्ट वाले पार्ट में ही ज्यादातर धातुएं आपको देखने को मिल रही हैं। वहीं जब हम समुद्र की बात कर रहे हैं तो वहां पर धातुएं अपने लवणों के रूप में पाई जा रही हैं, ओके। इतनी चीजें इससे समझ में आती हैं। तो इस तरह से आपकी अलग अलग धातुएं आपको दिखाई देती हैं, ठीक है। अब ये धातु किस रूप में पाई जाएगी, तो धातुएं आपकी दो तरह से पाई जाती है। कैसे, एक होती हैं आपकी प्योर फॉर्म में। प्योर फॉर्म का मतलब क्या है कि जैसे वो आपको अर्थ से, धरती से मिलेंगी, आप वैसे ही उनका उपयोग कर लोगे। ऐसी कौन सी धातुएं होती हैं, जो क्या होती हैं आपकी, कम क्रियाशील होती हैं। कम क्रियाशील होती हैं। कम क्रियाशील आपकी कौन सी होती है, क्रियाशीलता का क्रम आपने देखा था कि कौन सी धातु सबसे कम रिएक्ट करती है। तो सोना हो गया, आपका चांदी हो गया, और प्लेटिनम हो गया, ये सारे आपके क्या होते हैं, सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये आपके सारे क्या हैं, कम क्रियाशील धातुएं हैं। यानी जब ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद धरती की सतह पर आए, ठीक है, धरती में पाए गए, उसके बाद इनको पानी भी मिला होगा, कोई और केमिकल मिला होगा, तो इन्होंने इजीली रिएक्ट नहीं किया उनसे, ओके। सिंपल कंडीशन में इन्होंने रिएक्ट नहीं किया। जब इन्होंने रिएक्ट नहीं किया तो ये अपनी एज इट इज अवस्था में पाई गई। तो अभी क्या होता है, अगर आपको सोना कहीं पर मिल जाता है, ठीक है, तो उसको आप उसी टाइम पर क्या कर सकते हो, बेच सकते हो, या उससे कोई भी ज्वेलरी बना सकते हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो कम क्रियाशील था, इसका मतलब उसमें कोई इम्प्योरिटीज ज्यादा नहीं आई, या फिर उसके निष्कर्षण की वहां पर आवश्यकता नहीं पड़ी, ओके। तो सोना वैसे ही हो गया, चांदी भी आपका कम क्रियाशील हो गया, प्लेटिनम, इस तरह की बहुत सारी धातुएं आती है जो कि कम क्रियाशील होती हैं, जिन्हें कि आप धरती से प्योर फॉर्म में वैसे ही प्राप्त कर सकते हैं, ओके। दूसरी आपकी किस तरह की धातुएं आती हैं, अधिक क्रियाशील।
अधिक क्रियाशील धातुएं क्या कहती हैं कि जब हम एनवायरमेंट में, ठीक है, आपके पर्यावरण में या पृथ्वी में पाए गए तो हमने अलग अलग चीजों से रिएक्ट करे, ठीक है। मैं यहाँ पर सिर्फ एक नॉर्मल एग्जांपल की बात करूं कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद लोहा कहीं से निकला, लोहे के आसपास कुछ गिरा रहा होगा, उसने उसके साथ रिएक्ट कर लिया, कोई धातु रही होगी या कोई भी चीज थी उसके साथ रिएक्ट कर लिया, इन दोनों ने आपस में रिएक्ट किया और फिर कोई नई ही चीज बना दी, ठीक है। तो ये रिएक्ट कर गए, ये ज्यादा अभिक्रियाशील थे। तो इसमें आपका आयरन आ जाता है, कॉपर आ जाता है, एल्यूमिनियम आ जाता है, जिंक आता है, ठीक है। तो ये सारी धातुएं अधिक अभिक्रियाशील थी, या इन्होंने एकदम से रिएक्ट किया और रिएक्ट करके क्या बना लिए, अपने अलग अलग कंपाउंड्स बना लिए, यौगिक बना लिए, ठीक है। सोना, चांदी, प्लेटिनम ने कंपाउंड नहीं बनाए, यौगिक नहीं बनाए, वो ऐसे ही रहे धरती पे। तो हम ऐसे ही कहीं पे खुदाई करते हैं, वहां से सिर्फ सोना निकाल लेते हैं, ठीक है। उस सोने की थोड़ी बहुत सफाई होगी और उसके बाद उससे क्या ज्वेलरी बना लेंगे। चांदी और प्लेटिनम के साथ भी यही होगा, ठीक है। ये कम क्रियाशील थी। अब हम अधिक क्रियाशील की बात कर रहे हैं, तो जब हम इनको ढूंढने जाएंगे, हम आयरन को ढूंढने जाएंगे, तो हमको शुद्ध अवस्था में आयरन नहीं मिलेगा, ठीक है। वो किसी न किसी कंपाउंड फॉर्म में मिलेगा। और आपको ऐसे ही यहाँ पर इसने इस रेड कलर के किसी कंपाउंड के साथ वो किया, प्रोडक्ट बनाया, यहाँ पे येलो के साथ ये जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। अलग अलग मान लीजिए, मैं कलर से आपको बता रही हूँ। यहाँ पर कोई ग्रीन कलर, रेड कलर का आयरन है, ठीक है। ये रेड कलर के किसी अन्य चीज के साथ क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है। ग्रीन कलर की कोई और अलग चीज है, येलो की कोई और अलग चीज है, और इस तरह से अलग अलग क्या बना रहा है, ये प्रोडक्ट या कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, ओके। तो कंपाउंड फॉर्म हो गए किसके, आयरन के अलग अलग। अभी जब हम आयरन को ढूंढने जाएंगे कि हमें आयरन चाहिए, तो क्या करेंगे हम, इसके साथ मिलकर के, ग्रीन वाले के साथ मिलकर के, इससे जो नया ग्रीन वाला कंपाउंड बनाया होगा हम इसको भी ले लेंगे। जो इस दोनों ने आपस में ये वाला बनाया था ब्लू वाला, हम इसको भी ले लेंगे। जो इन दोनों ने मिलकर के बनाया था ये वाला नया कंपाउंड, हम इसको भी ले लेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें सब में आयरन दिख रहा है, थोड़ा सा कंपाउंड अलग अलग है लेकिन सब में हमें आयरन थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, और हमें उस आयरन को एक्सट्रैक्शन करने की या वहां से निकालने की आवश्यकता, ठीक है। और उसी एक्सट्रैक्शन की विधियां हम लोग आगे पढ़ें। यहाँ पर सिर्फ आपको इतना पढ़ना है कि कुछ धातुएं कम क्रियाशील थी जो एज इट इज पाई गई, कुछ अधिक अभिक्रियाशील थी तो जो किसके रूप में पाई गई, कंपाउंड फॉर्म में पाई गई, जिसमें आपने क्या कहा कि लोहा भी होगा जो कंपाउंड फॉर्म में पाया जाएगा, ठीक है। और क्या होगा आपका, तांबा होगा, एल्यूमिनियम की बात आपने की, इस तरह से आपके अलग अलग धातुएं हैं जो अधिक अभिक्रियाशील थी, जिन्होंने जब वो धरती की सतह पे थे अलग अलग कंपाउंड से, जैसे हमने लोहे की बात की, इसने अलग अलग सारे कंपाउंड से क्या किया, दोस्ती की, अभिक्रिया की, और फिर कुछ और अलग अलग कंपाउंड्स बना लिए, ओके। तो इस तरह से आप जब लोहा ढूंढने जाएंगे तो आपको अलग अलग पत्थर दिखेंगे, आप कहेंगे इस पत्थर में भी थोड़ा लोहा दिख रहा है, उस दूसरे पत्थर में भी लोहा दिख रहा है, उसमें भी लोहा दिख रहा है, तो मैं सबको ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे लोहा चाहिए अल्टीमेटली। तो कॉपर के साथ भी आप यही करेंगे कि इसमें भी थोड़ा कॉपर दिख रहा है, इसमें भी, सब में, क्यों, क्योंकि उन्होंने अलग अलग चीजों से अभिक्रिया कर ली थी, ठीक है। अभी ये चीजें आप किस में पढ़ेंगे, ये सारी आती हैं खनिज में, ठीक है, यानी मिनरल्स में। पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं, ठीक है। तो खनिज क्या हो गए, मिनरल्स क्या हो गए, जो धरती की सतह पर पाए जा रहे हैं नेचुरली, ओके, प्राकृतिक रूप से पाए जा रहे हैं, तो उनको क्या कहा गया, खनिज कहा गया, ओके। दूसरा खनिज के बाद आपका क्या आता है, अयस्क आता है। अब उस खनिज से कुछ कुछ अयस्क निकाले जाएंगे, और वो अयस्क क्या थे, जिनसे आप कमर्शियल लेवल पर किसी न किसी धातु को प्राप्त कर लें, ठीक है। सारे मेटल्स आपकी मिनरल की श्रेणी में आएंगे, जितनी भी धातुएं हैं आपकी वो खनिज की श्रेणी में आएंगी, ओके। लेकिन वो सारे मेटल्स जरूरी नहीं है कि अपनी अयस्क की फॉर्म में पाए जाएंगे। अयस्क की फॉर्म में कौन से थे, जब हमने लोहे की बात की थी, जो क्या कर रहा था, अपने कंपाउंड्स बना रहा था, तो जो लोहे का बना हुआ कंपाउंड था वो उसका क्या था,
अयस्क था जिससे आप लोहे को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, निकालेंगे वहां से। जब हमने गोल्ड की बात की तो हमने क्या कहा, वो कम क्रियाशील है, लेकिन वो किसी प्रकार के ओर के रूप में नहीं पाया जा रहा था। क्यों? क्योंकि वो अपना कोई कंपाउंड नहीं बना रहा है। ओके, दूसरा हमने क्या कहा कि वो मिनरल्स होगा, यानी खनिज की श्रेणी में आएगा, क्योंकि वो भूपर्पटी पर या पृथ्वी की सतह पर ही पाया जा रहा है। ठीक है, तो मिनरल्स आपके हो गए जो आपकी भूपर्पटी पर या अर्थ की सरफेस पर पाए जा रहे हैं, सारी धातुएं उसमें आएंगी। और जब आप अयस्क की बात करेंगे तो कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफी मात्रा में होती है। ओके, यानी कोई भी खनिज है और उसमें कोई धातु आपको दिख रही है तो वो क्या आएगा, आपका अयस्क में आएगा, जिसे निकालना लाभकारी होता है। जब मैं कमर्शियल लेवल की बात कर रही हूँ कि उस लेवल पर आप ओर से क्या करेंगे, मेटल को यानी कि अयस्क से धातु का निष्कर्षण करेंगे, तो उससे आपको क्या होगा, बहुत ज्यादा क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, इन खनिजों को अयस्क कहते हैं। ओके, तो जो आपके ओर्स होते हैं सारे, वो मिनरल्स तो होते हैं, लेकिन जितने मिनरल्स होते हैं वो सारे ओर नहीं होते हैं। ये लाइन भी आपको पढ़ने को मिलती है कई जगह। ओके, तो आप लोग जल्दी से यहाँ पर धातु की प्राप्ति और मिनरल्स के बारे में नोट करेंगे, फिर उसके बाद ओर्स के बारे में नोट करेंगे। ओके, तो इस तरह से ये कोई अयस्क है जिसमें इससे कि आप क्या कहेंगे कि इसमें कोई ना कोई धातु उपस्थित होगी इस अयस्क में। ठीक है, धातु के ही अयस्क होते हैं, यानी ये और है, कोई अयस्क है, कोई कंपाउंड है, कोई पत्थर मान लीजिए, इसमें इस पत्थर में कोई ना कोई धातु उपस्थित है जिसको आप क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे, उसका एक्सट्रैक्शन करेंगे और उसके एक्सट्रैक्शन की आप अलग अलग विधियों के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो होपफुली आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, जिसमें हमने किसके बारे में पढ़ा कि आपका जितनी भी धातुएं होंगी वो किस तरह से प्राप्त हुई हैं, साथ ही हमने खनिज की बात की और अयस्क की बात की। ओके, आपके आयनिक यौगिकों के गुण धर्मों को एक बार दोबारा अच्छे से रिवाइज किया है। आपको भी इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करते रहना है, पढ़ते रहना है। ओके, मिनरल्स और ओर के बारे में अपने आने वाले सेशन में और अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।